नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। आज मेरे साथ एक खास मेहमान हैं। नाम है फ्रैंक हुजूर, इंटरनेशनल राइटर हैं। खास बातचीत होगी और इन्होंने इसी साल फरवरी में एक बुक लिखा है। उसका नाम है सोशलिस्ट मुलायम सिंह यादव। ये वो किताब है, मेरे हाथ में किताब है, इस पर चर्चा होगा। बहुत सारे सवाल हैं इस किताब को लेकर के, और कैसे कितने साल लगे इस किताब को लिखने में, क्या इसमें कंटेंट है, और नेताजी पर क्यों किताब लिखी गई। बहुत सारी बातें हैं, इनसे बातें करेंगे। और एक फेमस इंटरनेशनल राइटर हैं, इन्होंने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट टीम के कप्तान और बाद में प्रधानमंत्री भी बनते हैं इमरान खान के ऊपर भी किताब लिखी है इन्होंने, इमरान वर्सेस इमरान। बहुत फेमस रही। उसके बाद उसके उर्दू संस्करण पाकिस्तान में बहुत सोल्ड आउट हुए। उसके बाद आज इस बुक पर बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच आनंद, शुक्रिया। सोशलिस्ट मुलायम सिंह यादव, नेताजी के बारे में क्यों किताब लिखने का आपका मन किया? बहुत ही वाजिब सवाल है, थैंक यू वेरी मच। देखिए, जब मैं इमरान खान की पॉलिटिकल बायोग्राफी पे काम कर रहा था साल 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में वो किताब आई, इमरान वर्सेस इमरान द अनटोल्ड स्टोरी। उस दौर में जब मैं पाकिस्तान ट्रैवल करता था तो इमरान खान के साथ सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ हुआ करते थे। तो जब भारत की सियासत पर उनके ओपिनियंस आने लगे मेरे पास, तो वो अक्सर मंडल कमीशन और वीपी सिंह की चर्चा बहुत ही एम्फेटिकली करते थे, फोकस्ड होते थे उस पर कि किस तरीके से मंडल कमीशन रिकमेंडेशंस ने और नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट ने 1989-90 में, अगस्त 90 में जब मंडल कमीशन लागू किया, तो पूरे नॉर्थ इंडिया की जो सबॉल्टन पॉलिटिक्स थी उसमें एक अजीब सा, यानी कि अर्थक्वेक की तरह वोल्केनिक इमर्जेंस होता है, नीचे की दबी कुचली जो जमातें रही हैं, जिसको हम सो कॉल्ड अदर बैकवर्ड क्लासेस से डिफाइन करते हैं। तो वो कहते थे कि मुलायम सिंह यादव इन उत्तर प्रदेश, लालू प्रसाद यादव बिहार, और बहन जी मायावती कांसीराम के मूवमेंट की चर्चा ज़रूर करते थे। और चूँकि मैं खुद इस खित्ते में ही पैदा हुआ, बचपन मेरा गुजरा बक्सर में पैदा हुआ, मैं तो बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति को स्टूडेंट डेज से मैं बहुत ही क्लोजली वॉच करता था। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो वहाँ की पॉलिटिकल गैलरी में या फिर आम आदमी के स्ट्रीट्स में मैं सुनता था कि मुलायम सिंह यादव ने बाबरी मस्जिद की हिफाजत करके कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को जिस तरीके से उन्होंने अपहोल्ड किया एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, वो चीज़ जो है मुस्लिम वर्ल्ड में या मुस्लिम कम्युनिटी सिर्फ भारत की ही नहीं, अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान जो ब्लड ब्रदर्स हैं लेकिन बिछड़े हुए लोग हैं, और जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशन है उसमें हम साया होने के बावजूद हम दुश्मन मुल्क कहते हैं। तो वो जो पॉजिटिविटी थी उसने मुझे काफ़ी इन्फ्लुएंस किया, मेरे माइंड स्पेस में एक जगह बनाई। और जब वो किताब मुकम्मल होने लगी तो ये भी एक डेस्टिनी है कि मेरी चाहत हुई और मेरी मुलाकात भी अखिलेश यादव साहब से हुई, जो नेताजी मुलायम सिंह के बेटे हैं। चर्चा चली तो उन्होंने भी इस चीज़ को स्वीकार किया कि अगर मैं मुलायम सिंह यादव की पॉलिटिकल बायोग्राफी अटेम्प्ट करता हूँ तो वो कोशिश करेंगे कि मुझे इंटरव्यूज़ बहुत ही आसानी से मिल सके। तो ये सिलसिला साल 2010 से शुरू होता है। लगभग 1 दशक की मेहनत है ये, 1 दशक की खोज है ये। बिल्कुल, 1 दशक तो है ही, काफ़ी लंबा वक्त। धीरे धीरे इंटरव्यूज़ के सिलसिले शुरू होते हैं साल 2010 से। विक्रमादित्य मार्ग का नेताजी का जो रेजिडेंस था, जहाँ उन्होंने 27 साल गुजारे, जहाँ 2018 में उन्हें छोड़ना पड़ा 27 साल के बाद, उसी घर में पहला इंटरव्यू उन्होंने मुझे दिया था मार्च 2010 में। कैसा था आपका पहली बार जब आप नेताजी से मिले, पहली बार उनके पास गए, कैसा था वो पहली बार का मिलना? काफ़ी ऐतिहासिक रहा, क्योंकि उसके पहले तो नेताजी धरतीपुत्र कहते हैं, उनकी पॉलिटिकल जो इनिंग रही उसको हम लोग अखबारों और टेलीविज़न के माध्यम से ही देखा करते थे। और उस स्टेज में जब यहाँ बसपा की सरकार थी, मुलायम सिंह भारत के
डिफेंस मिनिस्टर रह चुके थे और 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। तो वो दौर भी एक ट्रांजिशन का दौर था जिसमें मेरी मुलाकात होती है। उन्होंने टीपू को, जिसको अपने बेटे को प्यार से कहते हैं, अखिलेश को यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष भी उस वक्त बना दिया था। लेकिन फिर भी जो उनकी शार्पनेस थी, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, बहुत ही एक्यूट पॉलिटिकल ब्रेन जिसको कहते हैं, वो मैंने महसूस किया कि काफ़ी पावरफुल थी। उनकी जो भारत की राजनीति पर जो उनकी इनसाइट थी, जो फोरसाइट थी, वो उतनी ही शार्प थी साल 2010 में। और जैसे जैसे वो सिलसिला इंटरव्यूज़ का बढ़ता है तो उन्हें भी खुशी हुई कि कोई जो है मेरी पॉलिटिकल करियर को जो है डॉक्यूमेंट करना चाहता है, बचपन से लेके अभी तक का जो सिलसिला है। और पॉलिटिकल बायोग्राफी एक ऐसा जॉनर है जो भारत में शायद उतना बहुत पॉपुलर नहीं है जितना कि इंग्लैंड में है या फिर अमेरिका में है, यूरोप में है। यहाँ पॉलिटिकल जो क्लास है वो बहुत खुलकर अपनी बातें बहुत सारी नहीं रखते हैं, लेकिन नेताजी ने बहुत ही ओपन माइंड से और ओपन हार्ट से अपने राजनीतिक और सामाजिक जिंदगी के जो पहलू थे उनको शेयर किया। अच्छा, नेताजी जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, वो गांव, बिल्कुल एक चंबल वाला इलाका, वहां से आकर के निकल करके एक लड़का सपने देखता है कि राजनीति करना है मुझे। फिर आगे निकल के वो फिर मुख्य विधायक बनते हैं, फिर मंत्री बनते हैं, उसके बाद से फिर मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद से वो सफर कैसा रहा, कैसे देखते हैं आप आने वाले जो पीढ़ियां थी, जो आप जिस तबके की बात करते हैं, जिस दौर की बात करते हैं, मंडल कमीशन की जो उत्तर प्रदेश राजनीति थी, वो लड़के जो दूर दराज छात्र राजनीति करते थे, जो विश्वविद्यालय में थे, अलग अलग थे, उनको एक मौका मिला कि हाँ हमारा कोई अपना ऊपर बैठा है, या उनको आने का एक रास्ता कैसे दिखाया उन्होंने? यही तो उनकी सबसे मेजर अचीवमेंट थी, जिसने कि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी किया कि मुलायम सिंह यादव की जो पूरी जर्नी है उसको हम कह सकते हैं कि वो सफाई के बहुत ही मॉडेस्ट बैकग्राउंड से, विलेज से वो निकल कर आते हैं और न सिर्फ उत्तर प्रदेश के राजनीतिक फलक पर बल्कि पूरे भारत के राजनीतिक फलक पर छा जाते हैं। तो वो स्क्रैच टू स्काई वाली यानी फर्स्ट तक आने का, और फिर वो रैक्स टू रिजीम स्टोरी भी है, इंस्पिरेशनल स्टोरी है। और लोहिया के जिस कैनाल रेट, नहर रेट के आंदोलन में 1954 में मात्र 14 साल की उम्र है। 14 साल के हमारे इस हिंदी हार्टलैंड के बच्चे जो हैं वो 7वीं या 6ठी क्लास में पढ़ रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा उनके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं होता है पॉलिटिकल या कल्चरल। हाँ, और जेल जाना, और जेल नहीं जाने का मौका मिलता है तो बहुत उदास होकर वो वापस सफाई लौट आते हैं, क्योंकि वो माइनर होते हैं। तो उनके अंदर वो एक ऐसी इंस्टिंक्ट थी अपने लोगों को मोबिलाइज करने की, जो ऑप्रेस्ड और सप्रेस्ड कम्युनिटी कहते हैं, सो कॉल्ड ओबीसी कम्युनिटी कहते हैं, जो भारत की आज ऑलमोस्ट ओवर 60% पॉपुलेशन है। तो उनके हक हुकूक की लड़ाई, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट की जो बैटल थी, उसको उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने को एसोसिएट कर लिया उससे, और उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो जो पैशन था, वो जो जुनून था कि हमें इस पूरे ऑर्डर को बदलना होगा, उसको सिर्फ चेंज ही नहीं करना होगा बल्कि इसे ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो वो जो उनके अंदर जो जज्बा और जुनून आया, और उसी जुनून ने उनकी आगे की भी पॉलिटिकल जर्नी को एक तरीके से फ्यूल की तरफ प्रोपेल किया। अच्छा, देखा जाए तो उन्होंने 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना करते हैं वो। उसके बाद से फिर गठबंधन होता है, अलायंस होता है, बसपा के साथ सरकार बनती है। और नेताजी के बारे में एक और बात थी कि जो सरकार बनती थी तो वो चाहते थे कि सरकार ऐसी रहे कि जो पूर्ण बहुमत की सरकार है वो ना रहे कहीं ना कहीं। जैसे कई बार जो सरकारें गिराई गई या सरकारें बनाई गई, नेताजी का बहुत अहम रोल था। नेताजी जानने भी जाते थे कि किस तरह से, अगर लोहिया जी केसेस थे, लोहिया जी भी कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं, उसको नेताजी ने बहुत बार करके दिखाया। नेताजी ने कैसे देखते हैं इसको? हाँ, 3 सरकारें उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह ने चलाई, और अनफॉर्चुनेटली उन तीनों सरकारों को बनाने के वक्त उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं थी, जिसको कहते हैं कि मैजिक नंबर उनके पास नहीं थी।
लेकिन जो उनकी पॉलिटिकल और सोशल इंजीनियरिंग थी, उसके साथ जो उनकी आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन थी, उनकी विचारधारा की जो बुनियाद थी, उससे जिस तरीके से उन्होंने जातियों का ये जो मकड़ जाल है, जो स्पाइडर वेब है कास्ट कि इस पूरे प्रदेश और इस पूरे रीजन में, हार्टलैंड में, उसको उन्होंने एक डॉक्टर की तरह जो है सर्जिकल तरीके से ऐसा पिरोया कि वो सरकारें उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलाई और बहुत ही लैंडमार्क उन्होंने डिसीजंस लिए और अपनी जो मूल कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, सो कॉल्ड MY कहते हैं भारत की राजनीति में, वो एक ऐसा बास्केट बना हुआ है जिसकी बदौलत बिहार में भी लालू प्रसाद यादव ने हुकूमत की। तो कहते हैं कि वो प्रिंसिपल उनका अमाउंट है कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, तो उसके एस्पिरेशंस को, उसके साथ जो अन्य सो कॉल्ड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस या मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, उन लोगों के भी एस्पिरेशंस को और उनकी उम्मीदों को हर छोटी छोटी जातियों में उन्होंने चेहरे पैदा किए और ये साबित किया कि लीडर इज़ द वन हु क्रिएट्स लीडर। नेता वो है जो नेता पैदा करता है, नेता बनाता है। तो जो मोटिवेशन का उनका जो पूरा का पूरा प्रोग्राम था, उसने वैसी ही क्रांति पैदा की जिस तरह की क्रांति उस दौर में अलग अलग पैटर्न पे कांशीराम के साथ जब मिलना होता है, तो इस तरीके से दलित कम्युनिटी को वो इनफैक्ट कांशीराम जी को पहली बार वो आते कहते हैं कि कांशीराम कई जगह चुनाव लड़ चुके थे, हार चुके थे लोकसभा का, वो इटावा बुलाते हैं कि आइए इटावा लड़िए। इटावा से पहली बार कांशीराम जीत करके दिल्ली पहुंचते हैं, वो भी बहुत बड़ा एक बहुत मेजर फेनोमेना है वो यहाँ की भारत की राजनीति का। और उसी इटावा में मुलायम सिंह की उस ताकत को कांशीराम ने पहचाना भी, और कांशीराम कहा करते थे मंचों से इटावा की जनता को कि ये चुनाव मेरी हार नहीं होगी, ना ही मेरी जीत होगी, यहाँ जीतेंगे भी मुलायम सिंह और हारेंगे भी मुलायम सिंह। तो वो उनकी बहुत बड़ी कैपिटल थी। एक और सवाल है मेरा, जब अलायंस होता है 1993 में सपा और बसपा का, बहुत सारे स्लोगन नारे दिए जाते हैं, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, तमाम ऐसे नारे आते हैं। उसके बाद से फिर सरकार बनती है। आज भी कहा जाता है कहीं ना कहीं जो राजनीति को बहुत करीब से कवर करते हैं उस टाइम से, सब लोग कहते हैं कि अगर वो गठबंधन चला होता, वो एक साथ वो जोड़ी चली होती, तो उत्तर भारत में देखा जाए या दिल्ली देखा जाए प्रधानमंत्री में, तो कहीं ना कहीं इस विचारधारा की, समाजवादी विचारधारा की या बहुजन विचारधारा की सरकार दिल्ली में होती। उस गठबंधन को फिर आके 2 साल 2.5 साल बाद फिर टूट जाता है। उसके बाद गैस कांड का वो सो कॉल तमाम चीजें चलती हैं। कैसे देखते हैं इसको आप? बहुत ही दुखद घटना थी जो गठबंधन का टूटना जो था 1995 जून में, और उसने OBC SC की जो यूनिटी थी उसको तार कर दिया। ये जो फ्रेगमेंटेशन हुआ, मेरी नज़र में ये वैसे ही हुआ जैसे कि सोवियत यूनियन का विघटन सा हो गया। 15 के आसपास, उनके आसपास के जो मुल्क थे वो टूट से गया, वो पूरी कम्युनिटी टूट गई। आज रसिया और यूक्रेन में क्या फ़र्क है आप देख रहे हैं ना, जिस तरीके से दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गई वो, उनकी आर्मी, उनकी कम्युनिटी। तो जब ये गठबंधन टूटता है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का, तो सोसाइटल लेवल पे इसी तरह के ब्लड लाइन वाले फॉल्ट लाइंस डेवलप किए जाते हैं। और जिन लोगों ने कामयाबी हासिल की इस बहुत बड़े सोशल ब्लॉक को दूर करने की, उन्होंने पूरे भारतीय इतिहास का सबसे, यानी कि इट वाज एन एक्ट ऑफ अगर मैं अंग्रेजी में कहूँ तो इट वाज एन एक्ट ऑफ killing the aspiration of more than 90% population of the Hindi heartland। दो कम्युनिटी, 2 बड़े ब्लॉक के युवाओं के बीच, उनके बुजुर्गों के बीच, जो दोनों यहाँ के एंशियंट टाइम से जो कास्ट ऑर्डर है, जो पिरामिड है, ब्राह्मणिकल ऑर्डर कहें, मनुवादी ऑर्डर कहें, जहाँ की फ्यूडलिज्म के उस लेयर और सब लेयर्स में एक
कम्युनिटी प्रोसिक्यूटर की भूमिका में है और एक प्रोसिक्यूटेड की भूमिका में है। इस तरह से आज इजराइल और फिलिस्तीन में जो चल रहा है। हो रही है वो पूरी जो वॉर है वो डिस्प्लेसमेंट की है और ह्यूमन राइट्स वायलेशन की है और उनकी ही ज़मीनों पे उनको ऑक्यूपेशन की है, अपार्थीड जो है, यानी कि वो सब कुछ इलीगल है। मतलब जो गठबंधन टूटा 95 में, वो सही नहीं था आने वाले टाइम इट वॉज ए डिजास्टर। मैं कह रहा हूँ कि वो वैसा ही था जैसा कि सुनामी ने आके अचानक बहुत लाखों करोड़ों जिंदगियां तबाह कर दी और उसका असर आज आप महसूस कर सकते हैं कि 23, 24, 25 वर्ष के बाद भी उत्तर प्रदेश जैसा सूबा राज्य जिसकी हैसियत अगर हम सेपरेट एंटिटी के रूप में लें तो 7वां बड़ा देश हो सकता है, 25 करोड़ की आबादी है और जो सोशल ब्लॉक है, मार्जिनलाइज सेक्शन जिसको कहते हैं, जिनके रिप्रेजेंटेशन हर इंस्टीट्यूशंस में बहुत ही अंडर रिप्रेजेंटेशन की श्रेणी में है, उसका खामियाजा तो बहुत बड़ी कम्युनिटी भुगती रही। हम जब बात हमने स्टार्ट की शुरुआत में, आपने बोला कि बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो धर्म निभाने के लिए नेताजी ने बहुत एक अपना फर्ज निभाया एज सीएम ऑफ यूपी। आरोप लगते हैं कि राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, मुल्ला मुलायम कहे, उसके नाम से जाने गए, क्या कहेंगे? हाँ, ये आरोप तो बीजेपी, आरएसएस और उनके जो आनुषंगिक संगठन हैं और उनके फ्रेंडली मीडिया ने काफ़ी इसको ब्लो अप किया, बदनाम किया। मुलायम सिंह उस वक्त के चीफ मिनिस्टर, लेकिन मुलायम सिंह ने जो शपथ लिया था संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए, उन्होंने वही किया और बहुत ही इस तरीके से वो जो सॉन्ग है बिली जोएल का अखिलेश जी के माध्यम से ट्रांसलेट होकर हिंदी में मन से है मुलायम, इरादे लोहा है, तो वो रिफ्लेक्शन उनके उस डिसीजन में रहा। और सिर्फ जिन कार सेवकों को रोकने की उन्होंने कोशिश की, कार सेवक भाजपा की टर्मिनोलॉजी है, लेकिन वो तो उपद्रवी ही कहे जाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लेके हर जगह ये फरमान है कि आप स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, आप गैर संवैधानिक कार्य कर रहे हैं। तो वो उसे बचाकर उन्होंने अपने शपथ का फुल्ली जो है फर्ज निभाया और भारत के सेकुलरिज्म जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो एक कॉर्नर स्टोन है, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, उन वैल्यूज़ को बचाया और संदेश दिया पूरी दुनिया में कि मुसलमान यहाँ अगर अल्पसंख्यक है तो उनके जो प्लेस ऑफ वर्शिप हैं, कितनी भी कंट्रोवर्सी होगी, यहाँ की सेकुलर गवर्नमेंट, सोशलिस्ट गवर्नमेंट उसको ज़मींदोज़ नहीं होने देगी। और सिर्फ कार सेवकों की बात करें या उपद्रवियों की बात करें, मुलायम सिंह ने वो फौलादी इरादा दिखाया जब उन्होंने शंकराचार्य को अरेस्ट किया। और शंकराचार्य को गिरफ्तार करना आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना थी, जो मुलायम सिंह जैसा फौलादी इरादों वाला मुख्यमंत्री ही कर सकते थे। ये वैसे ही था जैसे कि वेटिकन सिटी के पोप को रोम में गिरफ्तार कर लिया गया और पूरी क्रिश्चियन वर्ल्ड में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की रिएक्शन होगी। तो ये छोटी मोटी घटना नहीं थी, उसने पूरे भारत की राजनीति ही नहीं पूरी दुनिया में, जब इस्लामोफोबिया को वेस्टर्न वर्ल्ड में हवा दी जा रही थी, सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से रिट्रीट कर रहा था और भारत में बाबरी मस्जिद के दौर के बाद एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स की शुरुआत हो चुकी थी। ये गोधरा और 9/11 पहले की बातें हैं। उस वक्त उन्होंने यहाँ के अक़लियतों को कहें, मुसलमानों को कहें, और उनके साथ साथ जो दलित, पसमानदा और पिछड़ी कम्युनिटी की जो एक्चुअल मेजॉरिटी है पब्लिक, उनको उन्होंने उनके सपनों को एक भरोसा दिया कि आप सुरक्षित हैं जब तक मेरे जैसे लोग हैं संविधान की रक्षा करने के लिए। एक और सवाल है मेरा, 2019 में एक कोशिश होती है अखिलेश जी के द्वारा, बसपा सपा साथ आती है, लोकसभा का चुनाव लड़ती है, लगा कि फिर वही 93 का दौर आएगा, बहुजन लोग साथ आएंगे, दिल्ली में परिवर्तन होगा, सत्ता में कुछ चेंज आएगा, एक विचारधारा आएगी। उसको कैसे देखते हैं? कितना बड़ा कदम था वो 93 के बाद?
बहुत ही बड़ा कदम कहा जाएगा। और वो अखिलेश यादव, जिनको मैं पॉलिटिकल इनहेरिटर कहता हूँ मुलायम सिंह की राजनीति के विरासत के, वो फ्लैग बियरर हैं, टॉर्च बियरर हैं, यंग है, विजनरी हैं। मुख्यमंत्री भी अपने पिताजी मुलायम सिंह के रहते हुए वो 5 साल चला चुके हैं सत्ता, और नेताजी जिंदा थे। उनकी उपस्थिति में ये फैसला लिया उन्होंने। बहन जी मायावती जी के साथ उन्होंने दिल खोल कर विथ ए वेरी लार्ज हार्ट इस अलायंस को एक रूप दिया। तो ये एक पाथ ब्रेकिंग डिसीजन था। उस 25 साल 24 साल 1993 और 95 के बाद पुरानी इतिहास को रिसाइकिल करके वापस पटरी पे लाने की जो डिरेल हो गई थी एक जर्नी, तो जो इंटेंशन थी, जो इरादे थे, वो बहुत ही पाक थे और बदलाव के ही तरीके से प्रेरित भी थे। सफल ना होना वो एक एक्चुअल स्क्रूटनी और स्टडी का एक सब्जेक्ट है, और उस पर बहुत मंथन होता भी रहा है, और उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा वक्त की ज़रूरत होगी। हम एक दूसरे को, या फिर 2 पॉलिटिकल पार्टी में एक दूसरे पर ब्लेम गेम करके हम उस चीज़ को नहीं समझ सकते, क्योंकि जिस सामाजिक ताने बाने को बिल्कुल ही फ्रैक्चर किया गया था, उसमें ग्लू लाने की ज़रूरत महसूस की गई। और अखिलेश यादव को मैंने बहुत करीब से देखा उस पूरे दौर में कि उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से, बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद द अलायंस, उस धर्म को निभाया उन्होंने। बहन जी ने भी निभाया होगा, मगर ये दौर भारत में अधिनायकवाद का ऐसा दौर चला 2013-14 से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में, कि उस अधिनायकवाद यानी लार्जर देन लाइफ एक ऐसे पर्सनालिटी कल्ट वाली पॉलिटिक्स का क्लाउड बर्स्ट होता है, जहां हिंदुत्व का ऐसा मार्च सारे मीडिया के प्रोपेगेंडा के जितने ऑर्गन्स थे उसके सपोर्ट से किया जाता है, कि उसमें जो रीजनल पार्टीज रहे उनको काफ़ी सेटबैक भी झेलना पड़ा। और ये नियो लिबरल इकोनॉमी का दौर है, प्राइवेटाइजेशन का दौर है, लिबरलाइजेशन का दौर है, और इस टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के आभा मंडल को स्थापित करने के लिए, और उस टेक्नोलॉजी का जो मिसयूज किया गया, उससे जो बहुजन कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसके युवाओं के पास वो सपने हैं, लेकिन उन सपनों को पंख लगाने के लिए वहाँ वो ईमानदारी नहीं है। जिस ब्लॉक के फेवर में वो चले गए, बीजेपी एनआरएसएस के प्रोपेगेंडा के ट्रैप में वो आते चले गए, और सही मैसेजिंग शायद इधर से भी उस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे नहीं हो पाए, जिसका खामियाजा था कि ऑलमोस्ट 85% वोट शेयर जो है वो बिखरता चला गया, और सेंट्रल अथॉरिटी की फेवर में, एक पर्सनालिटी की फेवर में पूरी पॉलिटिक्स जो है आइडियोलॉजिकली कमज़ोर हो गई। सर, इस किताब के बारे में बात करते हैं। इस किताब में कहाँ से आपने किन किन लोगों से मिले, किन किन लोगों से नेताजी के बारे में बात की? एक तो पर्सनली आप नेताजी से मिले, उसके बाद से और कौन कौन लोग थे जिनकी इसमें किताब में लिखने में? जी जी, बहुत अच्छा सवाल आनंद। मुलायम सिंह के साथ सीरीज ऑफ इंटरव्यूज़ के अलावा उस वक्त जनेश्वर मिश्र से मैं नहीं मिल सका, चूँकि उनका इंतकाल हो गया था जब इस किताब पे मैंने काम करना शुरू किया। उनके वन ऑफ द क्लोजेस्ट एसोसिएट्स पॉलिटिकल फेलो जर्नी में मोहन सिंह थे, कद्दावर समाजवादी चेहरा पूर्वांचल से, उनसे बात की। ब्रिजभूषण तिवारी थे बस्ती से, उनसे मैंने बात की। बेनी प्रसाद वर्मा उस वक्त नाराज थे, कांग्रेस में थे, फिर भी मैंने उनसे बात की, उन्होंने वक्त दिया। अमर सिंह थे, अमर सिंह जिस दौर में मैंने बात की वो भी नाराज चल रहे थे, उन्होंने भी मुझे वक्त दिया, खुलकर बात की।
और आज जो लोग हयात हैं, इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट जो फिगर्स थे समाजवादी पार्टी के, जिसमें परिवार से इम्पोर्टेंट फिगर में प्रोफेसर राम गोपाल हैं, शिवपाल सिंह यादव साहब हैं, और अबू वसीम आज़मी एक इम्पोर्टेंट फेस है मुस्लिम पॉलिटिक्स की, मुंबई में उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, और सैकड़ों कार्यकर्ताओं से जहाँ जहाँ भी गया, जिनके पास भी नेताजी से जुड़ी हुई कहानियाँ मुझे दिलचस्प लगी, मैंने उसको डॉक्यूमेंट किया, और मैंने दिल खोल के अगर मुझे लगा कि उनकी बातों से नेताजी की राजनीतिक सफ़र को अगर मैं रीडर्स की माइंड स्पेस में मैं इस्टेब्लिश कर सकता हूँ किसी कॉन्टेक्स्ट में, तो मैंने उसे जगह दी है। कोशिश मेरी यही रहेगी कि जिन जिन एस्पेक्ट से उनकी ज़िंदगी पे असर पड़ा, सबसे बातचीत कीजिए। हाँ, मैंने बातचीत की, और प्रदेश के ऑलमोस्ट हर कोने से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एनेक्डोटल स्टोरीज मैंने गैदर की है, और कोशिश किया है कि एक मुकम्मल, एक कंप्लीट डिफिनेटिव पॉलिटिकल बायोग्राफी का रूप दे सकें, ताकि उनकी ज़िंदगी को समझा जा सके। मैं आपको बता दूं कि ये किताब जो है अभी हिंदी में है, लेकिन जो इसका ओरिजिनल लिखा गया था वो इंग्लिश में लिखा गया था। वो एडिशन अभी आने वाला है, उर्दू में भी आएगा, हिंदी का वर्जन जो है वो आ चुका है। कहाँ कहाँ पर अवेलेबल होगी, ये कैसे लोग पढ़ सकते हैं, वो थोड़ा बता दीजिए आप। ये हिंद युग प्रकाशन दिल्ली से छपी है, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे इजीली अवेलेबल है, और वहाँ से कोई भी ऑर्डर कर सकता है, लाइक एनी अदर प्रोडक्ट। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जो भी जानकारी होगी, आपको इस किताब मंगवानी है, पढ़नी है, जो भी होगा आप कमेंट में बताइएगा। इसका लिंक जो भी होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी सब कुछ होगा अगर आपको चाहिए तो। मेरे साथ फ्रैंक हुजूरी थे, बातचीत हुई, लंबी चर्चा हुई, किस तरह से मंडलवाद का दौर आता है, 90 का दौर आता है, उथल पुथल राजनीति होती है। नेताजी सैफई से आते हैं, एक पीहड़ वाले जंगल वाले गांव से निकल करके एक लड़का निकलता है वहां से, 1954 में चाहता है वो जेल जाऊं मैं, सामाजिक आंदोलनों में जेल जाना चाहता है, जेल नहीं जा पाता है, उसको दुख होता है कि मैं जेल क्यों नहीं गया। वहां से निकल के आता है, विधायक बनता है 1967 में जसवंत नगर से, उसके बाद से फिर मंत्री, उसके बाद से जो सपने थे कि मेरे को यही नहीं रुकना है, मैं विधायक बन के नहीं रुकना है, मुझे वहां तक जाना है, सत्ता के शिखर पर, जहां पर पहुंचकर मैं अपने लोगों में वो बदलाव ला सकूं। जिस समाज के लिए मैं लड़ता हुआ आया हूं, उस समाज के लिए मैं वहां तक पहुंचूं जहां पर जाके मैं कुछ बदलाव लाने के उस हैसियत के काबिल हो। फिर वो आगे निकलते हैं, उसके बाद से यूपी के मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद 3 बार मुख्यमंत्री बनते हैं। 1992 में पार्टी की स्थापना करते हैं, समाजवादी पार्टी की, उसके बाद बसपा के साथ सरकार में आते हैं, काशीराम जी के साथ कैडर करते हैं, साथ में चलते हैं। फिर 1995 में वो गठबंधन टूटता है, उसके बाद से फिर बसपा बीजेपी के साथ सरकार में आती है, फिर सरकार समाजवादी पार्टी की बनती है, 3 बार सूबे के मुखिया रहते हैं। उसके बाद 98 में, हालांकि पहले वो देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, बहुत बड़ा उनका डिसीजन था कि जो हमारे सैनिक जिनकी शहादत हो जाती है बॉर्डर पर, उनके पार्थिव शरीर घर नहीं लौटता था, उनका डिसीजन था कि पार्थिव शरीर सम्मान घर लौटे, वो जो बॉडी है वो घर आए, सम्मान के साथ घर आए। वो बहुत बड़ा डिसीजन चेंजिंग निर्णय था। उसके बाद से तमाम चीजें हैं नेताजी के बारे में, जितनी बात की जाए वो कम है। ये इंटरव्यू था, आपको कैसा लगा बताइएगा। नेताजी का हालांकि स्वर्गवास हो गया पिछले साल 10 अक्टूबर को। उसके बाद अभी पहली उनकी पुण्यतिथि थी, हम लोग सभी लोग सैफई में मौजूद थे, सर भी साथ में थे। आप लोग कैसा सोचते हैं नेताजी के बारे में, और आज के दौर में नेताजी की विचारधारा को अखिलेश जी कैसे लेके चल रहे हैं, उसके बारे में बताइएगा। 2024 का चुनाव आ रहा है, उसके बारे में भी बताइएगा। और ये किताब आपको अवेलेबल होगी। सोशलिस्ट मुलायम सिंह यादव, फ्रैंक हुजूर राइटर हैं। बातचीत हुई, जो भी आपके मन में सवाल होगा पूछेगा, फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।